आज हम 2026 के यूनियन बजट की परतें खोलने जा रहे हैं। तो आज हम इस बजट को एक सवाल के चश्मे से देखेंगे। क्या ये बजट वाकई विकसित भारत की मजबूत नींव रखने वाला है, या फिर ये आम आदमी की आज की ज़रूरतों को कहीं नज़रअंदाज कर रहा है? बिल्कुल, और हमारे स्रोत इन दोनों ही पहलुओं पर रोशनी डालते हैं। तो चलिए पता करते हैं कि इस बजट का असली चेहरा क्या है। शुरुआत करते हैं सरकार के विजन से। हमारे हाथ में जो प्रेजेंटेशन है उसकी पहली ही स्लाइड पर बड़े बड़े अक्षरों में विकसित भारत और युवा शक्ति लिखा है। इसके पीछे की सोच क्या है? जी, इस बजट को समझने के लिए इसके 3 स्तंभों को समझना बहुत जरूरी है। सरकार इन्हें अपने फ्यूचर इंडिया विजन का आधार बता रही है। 3 स्तंभ? हाँ, 3 शब्द हैं। रफ्तार, जिसे हम स्पीड कह सकते हैं, क्षमता यानी कैपेसिटी, और तीसरा है सबका साथ, इंक्लूजन। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि पूरे बजट की दिशा तय करते हैं। 1 मिनट, तो अगर मैं इसे सरल भाषा में समझूं, रफ्तार मतलब हाईवे, पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स, बिल्कुल, ताकि सामान तेजी से इधर उधर जा सके। क्षमता मतलब देश में ज्यादा फैक्ट्रियां लगें, उत्पादन बढ़े। और सबका साथ मतलब विकास सिर्फ मुंबई दिल्ली तक न रुके, छोटे शहरों तक भी पहुंचे। क्या यही इसका सार है? आपने एकदम सही पकड़ा। रफ्तार का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाना। क्षमता का लक्ष्य है भारत को मैन्युफैक्चरिंग का एक पावर हाउस बनाना। और सबका साथ वो ये पक्का करता है कि विकास की इस दौड़ में कोई पीछे ना छूटे, है ना? और इसी सार से सरकार के 4 फोकस एरिया निकलते हैं जो बार बार जिक्र में आए हैं: इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन और मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन मेक इन इंडिया भी तो यही करने की कोशिश कर रहा था। तो इस बजट में क्षमता के नाम पर ऐसा क्या अलग है जो पहले नहीं था? मतलब क्या ये सिर्फ एक नया नाम है या इसके पीछे कोई नई रणनीति भी है? सवाल बहुत अच्छा है। फर्क रणनीति के स्तर पर है। देखिए, पहले फोकस शायद बड़े उद्योगों पर ज्यादा था। इस बार, जैसा कि हम आगे देखेंगे, MSMEs यानी छोटे उद्योग। जी, छोटे उद्योग और नई टेक्नोलॉजी जैसे कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और EV बैटरी, इन पर खास जोर है। एक कथन जो हमारे स्रोतों में है वो इसे साफ करता है: यह बजट दिशाहीन नहीं, बल्कि भविष्य के भारत की नींव है। भविष्य के भारत की नींव। इसका सीधा मतलब है कि सरकार की नजर आज की तात्कालिक राहत से ज्यादा अगले 10-20 सालों पर है। चलिए इसी लंबी अवधि वाली बात को पकड़कर उस हिस्से पे आते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है, आम आदमी की जेब। आज क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा? क्योंकि भविष्य की नींव चाहे कितनी भी मजबूत हो, आज का बजट तो देखना ही पड़ता है। बिल्कुल। सस्ता होने वाली चीजों की लिस्ट देखें तो सरकार ने 3 क्षेत्रों पर खास ध्यान दिया है। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी है हेल्थ, स्वास्थ्य। जी, यहां एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी को 0 कर दिया गया है। 0 मतलब पूरी तरह हटा दिया? पूरी तरह से 0। ये तो वाकई बहुत बड़ा कदम है। लेकिन क्या ये समस्या की जड़ तक जाता है? क्योंकि इलाज का खर्च सिर्फ दवाओं तक तो सीमित नहीं है, उसमें अस्पताल, डॉक्टर की फीस और अनगिनत टेस्ट भी शामिल है। तो क्या ये राहत काफी है? ये एक बहुत ही जाहिर सवाल है। देखिए, ये पूरी समस्या का हल तो नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी राहत है। कैंसर का इलाज महीनों, कभी कभी सालों तक चलता है और दवाओं का खर्च बहुत ज्यादा होता है। तो ये कदम उन परिवारों के लिए संजीवनी जैसा है जो इस बोझ तले दबे थे। सही बात है। और इसके अलावा दुर्लभ बीमारियों की दवाएं और डायबिटीज की दवाएं भी सस्ती की गई हैं। ठीक है, स्वास्थ्य के बाद और क्या है? दूसरा क्षेत्र है इलेक्ट्रॉनिक्स और एनर्जी। मोबाइल फोन, उनके चार्जर और बैटरी सस्ती होंगी। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों यानी EV की बैटरी और सोलर पैनल में लगने वाला ग्लास भी सस्ता होगा। माइक्रोवेव ओवन के पार्ट्स पर भी ड्यूटी घटाई गई है। अच्छा, तो ये सारे कदम कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया और ग्रीन एनर्जी को एक साथ साधने की कोशिश लग रहे हैं। एकदम। और तीसरी श्रेणी है लाइफस्टाइल की। चमड़े के जूते और बैग्स और कपड़े सस्ते हुए हैं। लेकिन इस श्रेणी में सबसे बड़ी खबर है विदेश यात्रा को लेकर। विदेश यात्रा, उसमें क्या है? विदेश यात्रा पर जो TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स लगता था, जो कभी कभी 20% तक पहुंच जाता था, उसे घटाकर सीधा 2% कर दिया गया है। 20% से 2%? इसको थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। इसका एक आम यात्री पर क्या असर पड़ेगा? यूं समझिए, पहले अगर कोई 5 लाख का टूर पैकेज लेता था तो उसे 1 लाख रुपए तक टैक्स के तौर पर एडवांस में देने पड़ सकते थे। बाप रे। हाँ, और उसे बाद में रिफंड क्लेम करना पड़ता था।
अब उसी 5 लाख के पैकेज पर सिर्फ 10,000 रुपए देने होंगे, तो लोगों के हाथ में घूमने के लिए ज्यादा पैसा बचेगा। ये एक बहुत बड़ी राहत है। ये तो हुई अच्छी खबरें। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, महंगा क्या क्या हुआ है। यहाँ सरकार का इरादा साफ दिखता है। लग्जरी और जो हानिकारक चीजें हैं उनको निशाना बनाया गया है। विदेशी शराब महंगी होगी और सिगरेट, तंबाकू, पान मसाले पर एक नया सिन टैक्स लगाने का प्रस्ताव है। अगर ये लागू हुआ तो इनकी कीमतें काफी बढ़ सकती हैं। सिन टैक्स? जी। इसी तरह विदेशी परफ्यूम, महंगी घड़ियां और सोना चांदी भी आयात शुल्क में बदलाव के कारण महंगे होंगे। और एक बड़ी खबर शेयर बाजार से जुड़ी है, जिसने बाजार को हिलाकर रख दिया। जी, वो दूसरी श्रेणी है, इंडस्ट्रियल और ट्रेडिंग। शेयर बाजार में जो FNO यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग होती है, उस पर STT, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, हाँ, उसे बढ़ा दिया गया है। STT क्या होता है और इसके बढ़ने से ट्रेडर्स को क्या फर्क पड़ता है? देखिए, STT एक छोटा सा टैक्स है जो शेयर बाजार में हर खरीद बिक्री के सौदे पर लगता है। अब जो लोग दिन में सैकड़ों या हजारों सौदे करते हैं, जिन्हें हम ट्रेडर्स कहते हैं, हाँ। उनके लिए ये छोटी सी बढ़ोतरी भी दिन के आखिरी में एक बड़ी रकम बन जाती है। इसीलिए ट्रेडर्स नाराज हैं और बाजार ने बजट के दिन इतनी तीखी प्रतिक्रिया दी। ट्रेडिंग की बात चली है तो सीधा उन लोगों पर आते हैं जो इस बाजार में पैसा लगाते हैं, हाँ। यानी टैक्स पेयर्स। ट्रेडिंग पर तो STT का बोझ बढ़ा, लेकिन क्या इनकम टैक्स के मोर्चे पर मिडिल क्लास को कोई राहत मिली? या हमारे स्रोतों के हिसाब से ज्यादातर लोगों के लिए निराशा है। मतलब? इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 12 लाख तक की आय पर टैक्स माफी का कोई नया ऐलान नहीं है और स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 75,000 रुपए पर ही अटका हुआ है। तो मतलब नौकरी पेशा मिडिल क्लास जो हर साल बजट से उम्मीदें लगाता है, उसके हाथ इस बार भी खाली ही रहे। सीधे तौर पे टैक्स में कोई राहत नहीं है, लेकिन 2 ऐसी जगह हैं जहां बड़ी राहत दी गई है। पहला तो वही विदेश यात्रा वाला TCS, जो अब सिर्फ 2% है। हाँ, वो तो है। और दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है, एक्सीडेंट क्लेम, MSCT यानी मोटर एक्सीडेंट्स क्लेम्स ट्रिब्यूनल। उसके जरिए मिलने वाले मुआवजे और उसके ब्याज पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। TDS भी पूरी तरह हटा दिया गया है। अच्छा, इसका असल जिंदगी में क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि अगर किसी दुर्घटना पीड़ित परिवार को कोर्ट से मुआवजा मिलता है तो अब उन्हें उस रकम पर एक भी रुपया टैक्स नहीं देना होगा। ये उन परिवारों के लिए बहुत बड़ी आर्थिक और मानसिक राहत है जो पहले से ही एक त्रासदी से गुजर रहे होते हैं। ठीक है, तो व्यक्तिगत फाइनेंस से अब बड़े कैनवस पर चलते हैं। प्रमुख सेक्टर्स को क्या मिला? अपने स्वास्थ्य की बात की थी, जिसे रिकॉर्ड बजट मिला है। हाँ, स्वास्थ्य क्षेत्र को 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले हैं। इसे ऐसे समझिए कि ये पिछले साल के मुकाबले लगभग 15% की बढ़ोतरी है। 15%? जी, और देश में 10 नए एम्स बनाने की लागत से भी ज्यादा है। तो ये वाकई एक बहुत बड़ा निवेश है। इसके 4 मुख्य बिंदु हैं। पहला, आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए 3 नए आयुर्वेदिक एम्स खुलेंगे। दूसरा, भारत को बायोफार्मा का ग्लोबल हब बनाने का लक्ष्य है। और मानव संसाधन, मतलब डॉक्टर्स और प्रोफेशनल्स के लिए भी कुछ है? बिल्कुल। हेल्थ सेक्टर में स्किल्ड लोगों की कमी को पूरा करने के लिए 10,000 करोड़ के निवेश से 1 लाख स्पेशलिस्ट तैयार किए जाएंगे। और चौथा, जैसा हमने पहले कहा, कैंसर की 17 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी शून्य करना। कुल मिलाकर इलाज को सस्ता, सुलभ और भविष्य के लिए तैयार करने पर जोर है। अब बात करते हैं रफ्तार की, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की। यहाँ के आंकड़े तो बहुत बड़े हैं, 11.11 लाख करोड़। हाँ, और इससे भी जरूरी आंकड़ा है कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी केपेक्स का, जो 10% बढ़कर 12.2 लाख करोड़ हो गया है। केपेक्स मतलब वो पैसा जो सरकार तनख्वाह या सब्सिडी पर नहीं, बल्कि सड़क, पोर्ट, रेलवे जैसी लंबी अवधि की संपत्ति बनाने पर खर्च करती है। इसमें दिल्ली, वाराणसी, मुंबई, पुणे, चेन्नई, बेंगलोर जैसे कई बड़े इकोनॉमिक कॉरिडोर शामिल हैं। साथ ही अगले 5 सालों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग बनाने की भी योजना है। और रक्षा बजट, उसमें भी जबरदस्त बढ़ोतरी दिख रही है। हाँ, कुल रक्षा बजट 15.2% बढ़कर 7.85 लाख करोड़ हो गया है। लेकिन यहां सबसे अहम हिस्सा है कैपिटल आउटले, यानी नए हथियार, जहाज और विमान खरीदने का बजट। अच्छा, ये 22% बढ़कर 2.19 लाख करोड़ हो गया है। यह पैसा सेना के आधुनिकीकरण पर खर्च होगा, उनकी पेंशन या सैलरी पर नहीं।
खासतौर पर एरो इंजन बनाने के लिए 64,000 करोड़ और नौसेना के लिए नए जहाज बनाने पर 25,000 करोड़ खर्च होंगे। हमारे स्रोतों में एक सेक्शन पढ़कर मैं वाकई हैरान रह गई। सरकार अब गेमिंग को एक गंभीर करियर के तौर पर देख रही है। ये सिर्फ छोटा मोटा ऐलान नहीं है, इसके लिए 10,000 करोड़ का फंड बनाया गया है। ये तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। ये शायद इस बजट का सबसे भविष्यवादी, सबसे फ्यूचरिस्टिक कदम है। सरकार ने पहचान लिया है कि गेमिंग अब सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि खरबों डॉलर की इंडस्ट्री है। सही बात है। इसके तहत स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ का फंड बनाए, जिससे 10 लाख रोजगार पैदा होने का अनुमान है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इसे जमीनी स्तर पर स्कूलों और कॉलेजों में कैसे ले जाया जाएगा? उसके लिए EVGC लैब्स बनाई जाएंगी। EVGC एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स। देश के 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में ये लैब्स बनेंगी। लक्ष्य है 2030 तक इस फील्ड के लिए 20 लाख स्किल्ड युवाओं को तैयार करना। वाह। और इसके साथ ही 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे, जहां स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स की पढ़ाई पर फोकस होगा। अब आते हैं अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी पर, MSME और मेक इन इंडिया। छोटे उद्योगों के लिए क्या है? छोटे और मध्यम उद्योगों को अपना कारोबार बढ़ाने के लिए 10,000 करोड़ का ग्रोथ फंड दिया गया है, और जो बहुत छोटे कारोबारी हैं उनके लिए 2,000 करोड़ अलग से रखे गए हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को भी बड़ा सहारा मिला है। माइक्रोवेव पार्ट्स पर ड्यूटी घटाना और लिथियम आयन बैटरी मशीनरी पर टैक्स छूट, इन सबका एक ही लक्ष्य है, भारत को चीन की तरह कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का ग्लोबल हब बनाना। चलिए अब कुछ मुश्किल सवालों पर आते हैं। बजट के दिन शेयर बाजार 2000 अंक क्यों गिर गया? आपने STT का जिक्र किया था, लेकिन क्या सिर्फ वही वजह थी? देखिए, STT ही मुख्य वजह थी। सरकार का तर्क तो यह है कि वो बाजार में बहुत ज्यादा सट्टेबाजी, मतलब स्पेक्यूलेशन, उसे कम करना चाहती है। अच्छा। लेकिन इसका एक और पहलू है। F&O ट्रेडिंग का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, तो इस छोटे से टैक्स से भी सरकार को एक बड़ी रकम टैक्स के रूप में मिल सकती है। ट्रेडर्स इसे ट्रेडिंग को हतोत्साहित करने वाले कदम के तौर पर देख रहे हैं, जिसका असर भविष्य में मार्केट के वॉल्यूम पर पड़ सकता है। बिल्कुल, इसीलिए बाजार ने इतनी नकारात्मक प्रतिक्रिया दी। एक और बात जो मुझे थोड़ी खटक रही है, वह है सब्सिडी में कटौती, खासकर उज्ज्वला योजना और LPG पर। ये सबका साथ वाली सोच से मेल नहीं खाता। ये बजट के सबसे विवादित पहलुओं में से एक है। उज्ज्वला योजना और LPG सब्सिडी के बजट में करीब 28% की कटौती की गई है। 28%? जी, 12,736 करोड़ से घटाकर 9,200 करोड़। एक तरफ सरकार का लक्ष्य गरीब परिवारों को साफ ईंधन देना है, और दूसरी तरफ फंड में इतनी बड़ी कमी। तो ये निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है। बिल्कुल, और ये सवाल खड़े करता है कि क्या सरकार को उम्मीद है कि गैस की कीमतें कम होंगी, या फिर वो सब्सिडी का बोझ कम करना चाहती है? और आखिर में इस बजट की राजनीति क्या कहती है? क्या ये एक चुनावी बजट है? यही इस बजट की सबसे अनोखी बात है। इसमें कोई भी बड़ी लोक लुभावन, मतलब पॉपुलिस्ट घोषणा नहीं है। जैसे किसानों की कर्ज माफी या सीधे बैंक खाते में पैसे डालने जैसी कोई घोषणा नहीं हुई। पश्चिम बंगाल के लिए दानकुनी फ्रेट कॉरिडोर का ऐलान है, लेकिन वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है, कोई सीधी रेवड़ी नहीं। तमिलनाडु, केरल, असम जैसे चुनावी राज्यों में भी फोकस लॉजिस्टिक्स पर ही है। यह दिखाता है कि सरकार ने चुनावी फायदों पर लंबी अवधि के संरचनात्मक सुधारों को तरजीह दी है। तो इस पूरी बातचीत के बाद अगर इस बजट का एक फाइनल रिपोर्ट कार्ड बनाना हो तो क्या कहेंगे? इसका असली चेहरा क्या है? भविष्य का निर्माता या वर्तमान को अनदेखा करने वाला? अगर रिपोर्ट कार्ड बनाएं तो सकारात्मक पक्ष में सबसे ऊपर है इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस पर रिकॉर्ड खर्च, जो देश की नींव को मजबूत करता है। ठीक है। दूसरा, हेल्थ सेक्टर को मिली बड़ी राहत, खासकर कैंसर की दवाएं। और तीसरा, गेमिंग और नई स्किल्स के जरिए युवाओं पर किया गया निवेश, जो एक साहसिक और भविष्यवादी कदम है। और वो पहलू जो चिंता पैदा करते हैं? चुनौतियों की लिस्ट में सबसे ऊपर है ट्रेडर्स के लिए STT का झटका और मिडिल क्लास के लिए टैक्स स्लैब में कोई राहत न मिलना। और सबसे बड़ी चिंता है LPG सब्सिडी में 28% की कटौती, जो सीधे सीधे गरीब परिवारों पर असर डाल सकती है। तो अंतिम फैसला क्या है? अंतिम फैसला यह है कि यह बजट एक हाई स्टेक्स डाउन है। ये तात्कालिक राहत की गोलियां देने के बजाय लंबी अवधि के लिए एक मजबूत शरीर बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। ये शॉर्ट टर्म गेन की जगह लॉन्ग टर्म ग्रोथ का बजट है, जो वर्तमान पीढ़ी से भविष्य के लिए थोड़ा धैर्य और त्याग मांग रहा है। इस विस्तृत विश्लेषण के लिए धन्यवाद।
तो ये बजट भविष्य की नींव रखने की बात करता है, जहां जोर संपत्ति निर्माण पर है, ना कि तत्काल जेब में पैसे डालने पर। और यहीं पर यह एक जरूरी सवाल छोड़ जाता है किसी भी देश और अर्थव्यवस्था के लिए, आज की जरूरतों और आने वाले कल के सपनों के बीच सबसे सही संतुलन क्या हो सकता है। यह एक ऐसा विचार है जिस पर मंथन किया जाना चाहिए।